गाइस, वेलकम टू लर्निंग लॉज। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स। इसके पहले मैं और दो क्लासेस ले चुकी हूँ जहां पर हमने और भी इम्पोर्टेंट लीगल मैगजिम्स के बारे में बात की है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये वीडियो उस सीरीज का, लीगल मैगजिम के सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ। आज का पहला लीगल मैगजिम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो देखो, जब भी हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कोर्ट में दो पार्टीज होती हैं। दोनों पार्टीज ही कोर्ट के सामने अपना मैटर लेकर जाती हैं और अपने एविडेंसेस देती हैं। कोर्ट उन दोनों पार्टीज को मौका देता है इक्वली सुनने का और उसके बाद लास्ट में जाकर अपना डिसीजन सुनाता है। तो अभी जो हम ये लीगल मैगजिम देख रहे हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब भी यही है कि जब भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो पहले दोनों को सुनना चाहिए और दोनों को सुनने के बाद ही किसी डिसीजन पे आना चाहिए। कभी भी एक पार्टी को सुनकर दूसरी पार्टी को हमें कंडेम नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि किसी भी पर्सन को हमें जज नहीं करना चाहिए जब तक हम दोनों पार्टीज को सुन ना ले। बिकॉज उससे क्या होगा, हम अगर कोई डिसीजन पे आते हैं तो वो अनफेयर डिसीजन भी कई बार हो सकता है। इसीलिए कोर्ट इस रूल को प्रैक्टिस करती है, विच इज द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एक बार क्या होता है, जेएनयू का एक मैटर है ये, कि एक स्टूडेंट होता है जिसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत बेकार लगती है टीचर को। तो वो एक दिन उठा के उसको क्लास से बाहर कर देता है, एक्सपेल कर देता है उसको। ठीक है। अब क्या होता है कि ये मैटर कोर्ट तक पहुंचता है। तो कोर्ट यहाँ पर क्या कहती है, कोर्ट यहाँ पर कहती है कि अगर आपको उस बच्चे को उसकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकालना ही था तो पहले आपको एनालिसिस करना चाहिए था कि कब से ऐसा चल रहा है। उसके बाद आप उस बच्चे को बुलाते, उससे पूछते कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसे पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, या फिर उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, वो बीमार हो जिसकी वजह से वो क्लासेस ना आ पाया हो। आप उस बच्चे को पहले पूछते, उसके बाद आप एनालाइज करते, उस बच्चे को समझाते कि नहीं, आपको देखो इस तरीके से पढ़ने की जरूरत है। जरूरत पड़ती तो आप उस बच्चे के पेरेंट्स को भी बुलाते। बट आपने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बार भी बच्चे को सुना नहीं, ना ही बच्चे को कभी कहा कि अगर तुम्हारा यही परफॉर्मेंस चलता रहा तो हम तुम्हें निकाल देंगे। आपने कभी नहीं कहा। और अचानक से आप एक दिन उठ करके आए, उस बच्चे को क्लास से एक्सपेल कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये हमारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर को सुना, कि प्रोफेसर ने आके कहा कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि आपको नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस जो है, वो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। आपको पहले दोनों पार्टीज को सुननी है, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आपने जो भी किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज द लीगल मैगजिम ऑडी अल्ट्रम पार्टम फॉर यू, विच मीन्स लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजिम पे, विच इज नेमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया सुआ कॉजा। इसका मतलब क्या होता है, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जहां पर भी एक पर्सन खुद इन्वॉल्व होगा किसी भी मैटर में, और अगर वो खुद ही उस मैटर में डिसीजन लेने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बायस्ड डिसीजन ही लेगा। बिकॉज हर कोई इंसान चाहता है कि जो भी डिसीजन किसी के फेवर में आए तो वो उस पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है लीगल मैगजिम में, वो हमें कह रहा है कि कभी भी एक पर्सन जो खुद किसी मैटर में इन्वॉल्व हो, उस कॉज में इन्वॉल्व हो, वो कभी भी एक पर्टिकुलर केस में जज नहीं होना चाहिए। देखो, वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, पहली बात तो ये कि हो सकता है कि वो पर्सन खुद वो पार्टी है। ठीक है। जहां पर वो जज जो है, जो जज करने वाले हैं उस मैटर को, वो खुद उस केस के पार्टी हैं डायरेक्टली, या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है जहां पर जज का कोई इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट कैसे हो सकता है जज का, तो देखो एक बार क्या होता है ना कि एक जज होते हैं, उनके भाई का कोई मैटर चल रहा होता है जो उन्हीं जज के सामने आ जाता है, और उनके भाई का जो मैटर होता है उसे लेकर आती है उन्हीं जज की वाइफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जज डायरेक्टली पार्टी नहीं है। ठीक है। बट वो कह रहा है उनका एक इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है उस केस में, क्योंकि उनके भाई के खिलाफ है पहली बात वो केस, और दूसरी बात उन्हीं की वाइफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है कि जज जो डिसीजन लेंगे वो अनफेयर हो सकता है, बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो अपनों की ही हेल्प करेंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए ये लीगल मैक्सिमम हमें कहता है कि जहां पर भी ऐसा केस हो जहां पर एक जज डायरेक्टली किसी मैटर में इन्वॉल्व हो या फिर इनडायरेक्टली उनका उस मैटर में कोई इंटरेस्ट हो, तो वहां पर उन्हें
उस केस में जज नहीं बनना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं देना चाहिए। इसका अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं जहां पर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया था और हाईली क्रिटिसाइज हुआ था, वो था जहां पर आपने देखा होगा कि हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस रंजन गोगोई, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ था। अब होता क्या है कि उनके खिलाफ जो बेंच बैठती है, उस बेंच के वो खुद ही पार्ट होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि किसी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, वो खुद बंदा उस बेंच पे बैठा है और खुद को क्लीन चिट दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक अपराधी है, आपने सुना होगा चोर कभी खुद को चोर नहीं कहता, है ना। तो वो यही बात होती है कि अगर एक बंदे ने चोरी की है, एक इंसान ने चोरी की है, और आप उसी बंदे को जज बना दोगे, तो क्या वो कहेगा कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने चोरी की है? वो कभी नहीं करेगा। वो किसी और को फंसाने की कोशिश करेगा, खुद को बचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए एक पर्सन जो है जिसका खुद का इंटरेस्ट होता है या फिर डायरेक्टली वो पार्टी होते हैं एक केस में, तो वहां पर उन्हें जज नहीं बनना चाहिए। वही कह रहे हैं हमारा ये प्रेजेंट लीगल मैगजीन, दैट इज नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे, दैट इज प्राइमा फेसी। ये तो एकदम मतलब जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे या फिर आप क्लैट भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले यही पढ़ना है प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है। देखो, प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट द फर्स्ट साइट, जो हम नहीं कहते पहली नजर में, कुछ लोग कहते हैं, है ना। तो वो पहली नजर में जो वर्ड टर्म होता है ना, उसको ही हम लोग प्राइमा फेसी यहाँ पर लीगल मैगजीन में हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट द फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट व्यू, या फिर बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, कि किसी चीज को देखते ही जो हम अपने दिमाग में एक इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, तो वो जो पहली बार जो हम देख रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं प्राइमा फेसी। ये हम लोग न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते रहते हैं कि पुलिस जब जहां पर सपोज कोई चोरी हुई या फिर डकैती हुई या फिर मर्डर हुआ, जब पुलिस वहां जहां पर घटना हुई वहां पहुंची, तो पुलिस को देखकर यही लगा कि ये एक मर्डर है। बाकी की चीजें जो है वो बाद में पता चलेगी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, ठीक है। इसका एक प्रॉपर आपको एग्जांपल दूं मैं प्राइमा फेसी का। तो लेट सपोज कि एक बार एक पुलिस होती है, उनके पास कॉल आता है कि कोई पर्सन मर गया है। अब पुलिस जो है वो फ्लैट में जाते हैं, वो देखते हैं कि फ्लैट अंदर से बंद है, तो पुलिस को तोड़ना पड़ जाता है गेट। अब पुलिस जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक पर्सन है जो फैन से लटका हुआ है, उन जिनकी मौत हो गई है। तो अब पुलिस ने क्या देखा कि वो आए तो दरवाजा अंदर से बंद था, वो दरवाजा तोड़कर अंदर आए, देखा कि एक पर्सन लटका हुआ है। तो देखते ही एट द फर्स्ट साइट प्राइमा फेसी पुलिस को क्या लगेगा कि ये एक सुसाइड केस है। अब देखो, अब वो सुसाइड था या मर्डर था, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप इस सिनेरियो को रिवर्स कर दो कि पुलिस गेट तोड़कर अंदर आती, ठीक है, गेट तोड़कर अंदर आती है, वो देखती है कि उनके पेट में चाकू घोंपा हुआ है, ठीक है, उन्हें स्टैब किया गया है। तो यहाँ पर क्या लगता पुलिस को प्राइमा फेसी कि ये एक मर्डर का केस है। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ। प्राइमा फासी का मतलब होता है एट द वेरी फर्स्ट साइट, या फिर देखते ही जो हमें लगता है पहली इंप्रेशन में, उसी को लीगल मैगजीन में कहा गया है प्राइमा फेसी। आई होप आपको समझ में आया हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे, दैट इज एलाबाई। ये भी बहुत फेमस लीगल मैगजीन है। प्ली ऑफ एलाबाई जिसे हम कहते हैं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में होता है, पाया जाता है, जहां पर ये है कि अगर सपोज कोई अक्यूज्ड पर्सन है, कोई एक पर्सन है जिनके ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि वो प्ली ऑफ एलाबाई यूज कर सकते हैं, जिसके मुताबिक वो क्या करेंगे, जिस पर्सन के अगेंस्ट मर्डर का केस लगा है, वो ये कह सकते हैं कि आप जिस दिन बता रहे हैं, जिस टाइम पे बता रहे हैं कि ये मर्डर हुआ था, उस वक्त उस समय मैं वहां था ही नहीं, मैं कहीं और था। ये बात अलग है कि उन्हें बाद में उन चीजों को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, बट अ पर्सन, एन अक्यूज पर्सन कैन टेक दिस प्ली ऑफ एलाबाई। इसका मतलब क्या होता है एलाबाई का, एट अनदर प्लेस, या फिर समवेयर एल्स, या फिर एल्सवेयर, यानी कि आप जो बता रहे हो कि इस दिन इस रात को ये दुर्घटना हुई, उस समय मैं कहीं और प्रेजेंट था। सपोज कि दिल्ली में एक मर्डर होता है, एक पर्सन के ऊपर मर्डर के चार्जेस लग जाते हैं। वो पर्सन कहता है कि मैं ये मर्डर कैसे कर सकता हूँ, जिस दिन की जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, उस समय तो मैं कोलकाता में था, तो मैं दिल्ली में आके मर्डर कैसे करूंगा। तो फिर उसके बाद पुलिस क्या करेगी, वो पूरा चेक करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि सच में क्या वो पर्सन कोलकाता में था या नहीं, बट हाँ, ही कैन टेक द प्ली ऑफ एलाबाई। ठीक है, आपको समझ में आया हो। और मोस्ट जो पॉपुलर इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, वो अपने दृश्यम मूवी अगर देखी तो आप समझ गए होंगे अभी तक मैं क्या चीज के बारे में बात कर रही हूँ।
तो यहाँ पर अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बचाने के लिए, कि उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया होता है, तो अपनी वाइफ और बेटी को बचाने के लिए अजय देवगन क्या बोलते हैं कि आप जिस दिन बोल रहे हो कि मर्डर हुआ था, उस दिन तो मैं और मेरी फैमिली सत्संग में गए हुए थे। और इस बात को प्रूव करने के लिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने कितने लोगों के सामने ये बोलते हैं कि नहीं, इस दिन तो मैं वहां पर था ही नहीं, मैं कहीं और था। तो अगर मैं कहीं और था तो मैं ये क्राइम कैसे कमिट कर सकता हूँ? इसे ही कहते हैं एलिबाई, यानी कि एट अनदर प्लेस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे, दैट इज एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरी का देखो मतलब होता है अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो वॉलंटियर करते हैं, कोर्ट को हेल्प करते हैं किसी मैटर को डिसाइड करने में। हालांकि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि कोर्ट को उनकी जो इन्होंने उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कोर्ट को एक्सेप्ट करनी है या नहीं। एमिकस क्यूरी अगर कोर्ट की हेल्प कर रही है तो कोर्ट बस उन्हें सुनती है। अगर कोर्ट को सही लगे तो ही वो उनके डिसीजन को आगे लेकर जाती है, वरना वो बोलती है चलो ठीक है, आपका काम इतना ही था, आपने हमारी हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया हो। तो एमिकस क्यूरी कौन होते हैं? वो होते हैं जिनका डायरेक्टली उस मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देखो, एक तो क्या होता है कि एक वकील है जिसके पास उनका क्लाइंट गया कि देखो भाई साहब, मेरे से हो गया है मर्डर, अब आपको जाके कोर्ट में संभालना है मेरा पूरा केस। तो यहाँ पर तो अब उस वकील को पैसे मिलने वाले हैं ना उस क्लाइंट से, तो वो जाकर उसका केस लड़ेगा। बट यहाँ पर जो एमिकस क्यूरी जब भी अपॉइंट होते हैं ना, तो उनका डायरेक्टली उस मैटर को लेके, उस केस को लेके उनका कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। वो लोग बस और बस होते हैं कोर्ट को हेल्प करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस हो, या फिर ना कोई बहुत मतलब ऐसी जिसको हम टेढ़ी खीर बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तब कोर्ट कई बार ना एमिकस क्यूरी अपॉइंट करती हैं कि आप लोग हमारे लिए रिसर्च करके लेकर आएंगे, आप हमारी हेल्प करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इस मैटर में क्या हम कर सकते हैं। तो उन्हें कहा जाता है एमिकस क्यूरे। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो सपोज करो कि कोर्ट में एक पार्टी प्रेजेंट होती है जिनके पास कोई एडवोकेट नहीं होता है प्रेजेंट करने के लिए, तो कोर्ट क्या करती है? एमिकस क्यूरे को अपॉइंट करती है, हु इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कि आप आइए और इस पर्सन की जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स है वो हमारे सामने आप इनके बिहाफ पे रखिए। सो ये होते हैं एमिकस क्यूरे, दैट इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे, दैट इज डॉली इनकेपेक्स। अब ये आपने इंडियन पीनल कोड में पढ़ा होगा या फिर आप आगे पढ़ेंगे डॉली इनकेपेक्स के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। तो देखो, हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड में कि 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो लोग एक क्राइम कमिट करने के लिए अपने दिमाग में मतलब पूरा सीन क्रिएट कर सके। ठीक है, दे आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी 7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो होते हैं डॉली इनकेपेक्स, यानी कि समवन हु इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। तो अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो यही मानेंगे कि नहीं, वो ये क्राइम नहीं कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो सपोज मेरे घर कोई एक एडल्ट आया है, ठीक है, और वो मेरी एक रिंग उठा के ले जाता है। ठीक है, मेरी रिंग वो आता है घर पे और उठा के ले जाता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, उसने चोरी की है। मैं क्यों बोल रही चोरी की है? क्योंकि वो मेरे पोजेशन से मेरे से पूछे बिना मेरा सामान उठा करके ले गया। अब ये हो सकता है कि वो उसे बेच दे, बेच के खुद कुछ खरीद ले, या कुछ भी कर सकता है वो उस रिंग से। बट सपोज मेरे घर पे एक 5 साल का बच्चा आया है, वो 5 साल के बच्चे को मैंने एक बॉल दी थी खेलने के लिए। वो बच्चा खेलते खेलते क्या करता है, उस बॉल को अपने ही पॉकेट में रख के और अपने घर ले जाता है। तो क्या यहाँ पर मैं उस 5 साल के बच्चे के ऊपर इल्जाम लगा सकती हूँ क्या कि ये चोर है? बिकॉज मैंने तो बस इसे खेलने के लिए बॉल दी थी और ये चोरी करके ले गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वो एक 5 साल का बच्चा है, ही इज डॉली इनकेपेक्स, यानी कि इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि वो लोग अपने दिमाग में ये इंटेंट नहीं बना सकते हैं कि हमें कोई क्राइम कमिट करना है। I hope it is clear. And let's now move to the next legal maxim, that is modus operandi. तो ये आप पढ़ के ही समझ जाएंगे। modus operandi का मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन। अब मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? किसी काम को एक करने का एक पर्टिकुलर तरीका, एक पैटर्न जिससे फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ कि लॉजिकल रीजन जब हम करते हैं कि 2, 4, 6, 8, तो बताओ क्या आएगा? तो हम करते हैं ना 10। तो क्यों? बिकॉज हमने उस पैटर्न को पढ़ लिया है कि वो पैटर्न क्या हमें बताना चाह रहा है, कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसे ही कहते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन बेसिकली हम लोग गलत समझते हैं, बट मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? एक क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए यूज किया जाता है बाय रिसर्चर्स और बाय प्रोफेशनल्स। जो लोग उन्हें समझते हैं, उनके क्रिमिनल बिहेवियर को समझते हैं, उनके पैटर्न को समझते हैं, ताकि जो क्राइम उन्होंने उस पर्टिकुलर बिहेवियर में पहले कर चुके हैं वो लोग
लोग वापस फ्यूचर में वो लोग फिर से कमिट ना करें। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है कि हमने बहुत पहले देखा था कि एक गैंग आई थी जो क्या करते थे कि वो लोग डेकॉइटी करने जाते थे लोगों के घर पे, लोगों को मार भी देते थे कई बार। तो वो लोग क्या करते थे कि घर पे जाएंगे, डकैती करेंगे, वहां जो फ्रिज में लेफ्ट ओवर फूड होगा वो पूरा खाएंगे और फिर उसके बाद वो लोग वहां से जाते थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि घर में जाना, डकैती करना, खाना खाना फिर जाना। तो ये क्या समझा रहा है कि सपोज एक लोकेलिटी है जहां पर 6-7 जगह सेम ही ये कांड हुआ है। ठीक है, 6-7 घर हैं जहां पर सेम ये पैटर्न फॉलो हुआ है। तो पुलिस इस पैटर्न को समझेगी, पुलिस नहीं, प्रोफेशनल जो है रिसर्चर्स हैं जो इस पे काम करते हैं पर्टिकुलरली, वो इस पैटर्न को समझेंगे। और पैटर्न को समझने के बाद वो लोग कोशिश पूरी से पूरी करेंगे कि आगे जाकर ये सेम पर्सन वो क्राइम ना कर सके। इसलिए मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर काम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका, एक पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है ये, कि मेरी नानी मुझे बताया करती थी कि पहले के ज़माने में, उनके ज़माने में क्या होता था कि सपोज किसी घर में कोई चोरी डकैती हुई है, तो वो लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाते थे। वो लोग आते थे, वो लोग देखते थे कि अच्छा पहले वो कहाँ एंटर हुए, किचन में गए या कहाँ पे गए, उसके बाद उन्होंने स्लीपर्स पहन के रखी थी या नहीं पहन के रखी थी, और वो ये सब कुछ देख करके पता लगा लेते थे। इनफैक्ट फुटप्रिंट्स देख करके भी वो पता लगा लेते थे कि ये कौन से गैंग के मेंबर ने यहाँ पे आके चोरी या डकैती की है इनके घर में। सो ये जो वो पढ़ते थे वो क्या था? वो उनका मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ते थे कि वो पहले आए, किस पोजीशन में आए, कहाँ से आए, है ना। सपोज कोई है जो, जिनकी मतलब एक हिस्ट्री है कि वो लोग जब भी आते हैं वो लोग किसी न किसी का मर्डर करके जाते हैं और फिर गले में एक हल्का सा स्लिट करके उन्हें मार देते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक मोड ऑफ ऑपरेशन है जिसको पढ़ा जाता है फ्यूचर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। आई होप मैंने मुझसे जितना पॉसिबल हो पाता मैंने आपको इजिएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे, जो आई बिलीव आज का लास्ट लीगल मैगजीन है। यस, दैट इज नॉसिटर असोसिस। अब ये क्या होता है? ये हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, जहां पर कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी वर्ड को लेके कोई डाउट हो तो कभी भी उस वर्ड को अकेले मत पढ़ो। इसका डेवलपमेंट जुडिशरी ने किया था, जहां उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कोई भी डाउटफुल वर्ड लगे तो मत पढ़ो ना उसको अकेले। आप एक काम करो, उस वर्ड को बाकी जो वर्ड्स हैं उस वर्ड के साथ, उनके साथ रिलेट करके पढ़ो ताकि आपको उस वर्ड का मीनिंग समझ में आए। आपको एक एग्जांपल दूं तो वो है प्लांट का। हमें पता है कि प्लांट जो है वो जहाँ पर प्लांट सेटअप्स होते हैं, जहाँ पे मशीनरी रखी जाती है, फैक्ट्रीज होती है, उनको भी कहा जाता है। और प्लांट जो ये प्लांट ट्री श्रब्स वाले होते हैं उनको भी कहा जाता है। तो अगर सपोज कहीं भी प्लांट वर्ड लिखा है तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, उसके आसपास क्या लिखा है ये पढ़ो। अगर प्लांट के साथ ट्रीज लिखा है, श्रब्स लिखा है, हर्ब्स लिखा है, इसका मतलब ये प्लांट वो वाला प्लांट है, ग्रीनरी वाला प्लांट है। बट अगर उस प्लांट के साथ वो लोग मशीनरी की बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये लोग उस प्लांट की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले प्लांट की बात कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। इसका एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख के रखा है। तो देखो, अब हो सकता है आपको ना पता हो, बट यस इट इज अ डिबेट कि एक टमेटो जो है वो एक फ्रूट है या वेजिटेबल है। बहुत लोगों के बीच में डिबेट है, कुछ कहते हैं कि ये फ्रूट है टोमेटो, कुछ कहते हैं टोमेटो एक वेजिटेबल है। तो देखो, अब समझ में कैसे आएगा कि हम लोग टोमेटो को एज अ फ्रूट या फिर एज अ वेजिटेबल हम लोग उसे ट्रीट करें? देखो, अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर हम लोग आगे जाके कोई बहुत बड़े रिसर्च कर रहे, रिसर्चर बन गए, तब जाके हमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग टमेटो को पोटैटो, अनियन एंड कैबेज के साथ रख रहे हैं, उनके साथ पढ़ रहे हैं उन्हें, इसका मतलब हम लोग टमेटो को एज अ वेजिटेबल ट्रीट कर रहे हैं। बट अगर वहीं पर हम लोग देखते हैं कि टमेटो जो टर्म है वो एप्पल, बनाना, चेरी के साथ यूज किया जा रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि एप्पल यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है एज अ, सॉरी, टमेटो यहाँ पर यूज किया जा रहा है एज अ फ्रूट। ये सबसे लेमेस्ट एग्जाम्पल हो सकता था जो मैं आपको ये लीगल मैगजीन समझाने के लिए यूज में ले सकती थी। तो चलिए, इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये लीगल मैगजीन की सीरीज, जहां पर हमने 3 क्लासेस में डिस्कस किए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स, जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लैट दे रहे हो, आप लॉ एंट्रेंस दे रहे हो कोई भी स्टेट का, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हो ना, तो एग्जाम्स में भी आपको लीगल मैगजीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जुडिशरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर लॉ को रिलेटेड अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए ये जो लीगल मैगजीन्स है दे वेर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजिएस्ट से इजिएस्ट एग्जाम्पल्स देकर आपको ये सारे लीगल मैगजीन्स आपको समझा पाऊँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।